नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। देर रात तक चली इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक शाह ने छोटी से छोटी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश दिए। अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर इलाकों में राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच और बेहतर तालमेल होना चाहिए। इसके लिए समय समय पर उच्च अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक हो। खासकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चा हुई। साइबर अटैक, ड्रोन अटैक पर भी गहन मंथन हुआ। बैठक ऐसे समय में हुई है जब बीएसएफ की शक्ति बढ़ाने को लेकर विवाद हो रहा है और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर सीमा सुरक्षा बल की शक्ति बढ़ाई है। इसके तहत बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। इस बैठक में राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव एके भल्ला, एनएसए अजीत डोभाल, सीबीआई चीफ समेत केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, उसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं और वो अमन चैन के माहौल को खराब करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पर, अमित शाह पर और वहाँ के एलजी जो मनोज सिन्हा, जिनसे मेरी परसों भी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक भी खून का बूंद बेकार नहीं जाएगा। हम एक एक आतंकवादी को चुन चुनकर मार गिराएंगे। उधर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि घाटी में आतंकी घटना से मन बहुत दुखी है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि कश्मीर की जिम्मेदारी बिहारियों के हाथ में सौंप दी जानी चाहिए। 15 दिन में हम हालात सुधार देंगे। हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे, यही। जीतन राम मांझी के बयान पर सुशील मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों ने बिहार के लोगों को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने माइग्रेंट और वहां के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। एनडीए की सरकार वचनबद्ध है, कश्मीर के हालात हम बिगड़ने नहीं देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। आरएसएस के खास शिविर में संघ प्रमुख शिरकत करेंगे। आरएसएस के करीब 500 पदाधिकारी इस शिविर में शामिल होने वाले हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे में भागवत राम मंदिर निर्माण स्थल का दौरा करेंगे और वहां चल रहे कार्यों का जायजा भी लेंगे। इस दौरान भागवत प्रभु श्री राम के दर्शन भी करेंगे। अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शिविर में भागवत समेत सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, राष्ट्रीय प्रमुख सुनील कुलकर्णी, सह प्रमुख जगदीश प्रसाद भी शामिल हो रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में होने वाले शारीरिक अभ्यास वर्ग का आयोजन नागपुर में होता है, लेकिन इस साल नागपुर के बजाय चुनावी राज्य यूपी के अयोध्या में ये खास शिविर हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग कार्यक्रम काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए देश के नए युवाओं को संघ से जोड़ा जाता है और उनको संघ के बारे में विस्तार से बताया जाता है। साथ ही संघ की शाखाओं में शारीरिक शिक्षा वर्ग के महत्व से लेकर देश में मौजूद सामाजिक समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया जाता है। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी आज फिर लखनऊ के दौरे पर जाने वाली हैं। प्रियंका गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर प्रियंका गांधी योगी सरकार को घेर सकती हैं। प्रियंका गांधी यूपी चुनाव को लेकर लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं और यूपी चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई हैं। वहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठकों के जरिए उनको चुनाव में सक्रिय करने में भी लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपने संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। राजनीतिक दल बनाने की चर्चाओं से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात की संभावना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तीसरी बार अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि पूर्व सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समाधान खोजने में बड़ी भूमिका को लेकर बात हो सकती है।
कैप्टन इससे पहले पंजाब की आंतरिक सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। भले ही अमरिंदर ये कह चुके हों कि वह बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी लगातार हो रही मुलाकातों ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में पंजाब के आंतरिक और बॉर्डर सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बाबुल सुप्रियो आज औपचारिक तौर पर संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक ट्वीट करके यह जानकारी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए लोकसभा स्पीकर से वक्त मांगा था। समय मिलने के बाद बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को धन्यवाद दिया है। बाबुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो अब एक सांसद के तौर पर वेतन नहीं ले सकते, क्योंकि अब वो उस पार्टी का हिस्सा नहीं है जिसके लिए उन्होंने सीट जीती थी। आगे उन्होंने लिखा कि अगर उनमें क्षमता होगी तो वो फिर से जनता के आशीर्वाद से सांसद की सीट जीत लेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों के खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल होने वाली तलवार को भी बरामद किया है। इन सभी बरामद सामानों को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया है। उधर इस मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हर रोज आरोपियों की मेडिकल जांच कराने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। तीनों आरोपियों ने कोर्ट में जज के सामने अपना गुनाह कबूल किया। अदालत में पहुंचने के बाद आरोपी जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि लखबीर ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी, लिहाजा हमने उसे मार डाला। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे कंप्यूटर बाबा हादसे के शिकार हो गए हैं। उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई है। इस हादसे में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बाबा को ज्यादा चोट नहीं लगी है। ड्राइवर जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल में भेजा गया है। कंप्यूटर बाबा पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा में शामिल होने जा रहे थे। वहीं इस घटना के पीछे कंप्यूटर बाबा को साजिश भी नजर आ रही है और वो जांच की मांग कर रहे हैं। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। भोपाल में एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में पत्नी अपने पति और उसके कथित प्रेमिका को चप्पल से पिटाई करते नजर आ रही है। जब पत्नी को पता चला कि उसके पति का जिम में किसी अन्य युवती से अफेयर चल रहा है, तो वो वहां पहुंच गई और अपने पति और उसकी प्रेमिका की चप्पल से जमकर पिटाई की। पुलिस ने इस संबंध में क्रॉस शिकायतें दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना 15 अक्टूबर को राजधानी के कोहे फिजा इलाके में हुई। सीबीएसई ने 2022 में 10th और 12th की टर्म 1 एग्जाम के लिए डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के मुताबिक 10वीं के एग्जाम्स 30 नवंबर से और 12वीं के टर्म 1 के एग्जाम 1 दिसंबर से शुरू होंगे। डेट शीट को स्टूडेंट्स सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.cbse.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा तय सेंटरों पर ऑफलाइन मोड में होगी। पेपर की अवधि 90 मिनट की होगी और प्रश्न पढ़ने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। इसमें 50% सवाल सिलेबस से पूछे जाएंगे। परीक्षा 11:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। छात्रों को टर्म 1 में परीक्षा में कम से कम अंक लाने के बाद न तो कंपार्टमेंट देना होगा और न ही टर्म 1 की परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। बोर्ड द्वारा परीक्षा के बाद छात्रों को उनके अंक बताए जाएंगे। इसकी जानकारी सीबीएसई ने सभी स्कूलों को दे दी है। और अब देखिए आपके काम की खबर। आधार कार्ड अब एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। आधार कार्ड में आपके नाम, पता, फोन नंबर से लेकर फिंगरप्रिंट तक की जानकारियां छिपी होती हैं। अगर आपको यह डर सता रहा है कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप खुद भी इसकी जांच कर सकते हैं। दरअसल आधार को मैनेज करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह सुविधा देती है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आधार नंबर कब और कहां इस्तेमाल हुआ है।
यह काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आधार की वेबसाइट uidi.gov.in पर जाएं। यहाँ आपको आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने आधार के इस्तेमाल की जानकारी ले सकते हैं। रिकॉर्ड देखने पर अगर आपको पता लगता है कि आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है तो आप तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर या help@uidi.gov.in पर ईमेल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार 10वीं के छात्रों को हर महीने 1250 रुपए स्कॉलरशिप हासिल करने का मौका दे रही है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए गाइडलाइन जारी किए जा चुके हैं। 10वीं के स्टूडेंट्स 2 लेवल की परीक्षा पास कर यह स्कॉलरशिप ले सकेंगे। उन्हें 12th क्लास तक हर महीने 1250 रुपए स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। एग्जाम हिंदी या अंग्रेजी दोनों मीडियम से होगा। इस स्कॉलरशिप की विस्तृत जानकारी www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। NCERT की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 का फर्स्ट लेवल जनवरी और दूसरा लेवल जून में आयोजित होगा। इसमें 10वीं के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा ओपन स्कूल के 18 साल से कम के पहली बार शामिल हो रहे स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। देश भर में कुल 2000 छात्रों को इस स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा 16 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें सफल होने वाले 530 विद्यार्थी दूसरे लेवल की परीक्षा 12 जून में शामिल हो सकेंगे। किसानों के लिए हरियाणा सरकार एक फायदेमंद योजना लेकर आई है। हरियाणा सरकार ने सब्जियों में बांस स्टैकिंग व लोहे की स्टैकिंग का प्रयोग करने के लिए किसानों को 50 से 90% तक अनुदान देने का फैसला किया है। सब्जियों की खेती में स्टैकिंग ऐसी विधि है जिसे अपनाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरीके से फसलों की पैदावार अधिक होती है जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ता है। बांस स्टैकिंग व लोहे स्टैकिंग पर अलग अलग अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बांस स्टैकिंग की 62,500 रुपए प्रति एकड़ लागत पर 31,250 रुपए से लेकर 56,250 रुपए और लोहे स्टैकिंग की 1,41,000 रुपए प्रति एकड़ लागत पर 70,500 रुपए से लेकर 1,26,000 रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बागवानी पोर्टल hotharyanaschemes.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी अपने परिवार के साथ घूमने की योजना बना रहे हैं तो IRCTC आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। दरअसल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन के जरिए यात्रियों को देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगा। यात्रियों को IRCTC के भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन के जरिए 9 ज्योतिर्लिंगों तिरुपति बालाजी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और 2 धामों का सफर करने को मिलेगा। यात्रियों के लिए इस पैकेज की शुरुआती कीमत 14,175 रुपए है। यात्रियों के लिए मल्लिकार्जुन, नासिक, पगली वैजनाथ, प्रभनी, रामेश्वर, सोमनाथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, औरंगाबाद, भीमशंकर, द्वारका, मदुरै और तिरुपति आदि धार्मिक स्थलों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यात्रियों को भारत दर्शन के इस टूर के लिए रीवा से ट्रेन पकड़ना होगा। इस यात्रा की बुकिंग के लिए यात्रियों को IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट https://www.irctctourism.com पर जाना होगा। IRCTC का यह भारत दर्शन टूर 4 फरवरी 2022 से शुरू होगा। दिल्ली में पार्किंग एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब माई पार्किंग ऐप्स इस समस्या का हल देगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के माई पार्किंग ऐप्स को लॉन्च कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्किंग एक जटिल समस्या है और यह ऐप तनाव को कम करने और लोगों को अपनी यात्राओं की बेहतर योजना बनाने में मदद करने का एक प्रयास है। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट की बुकिंग कर लोग बिना किसी असुविधा के अपने वाहन खड़े कर सकेंगे। ऐप के माध्यम से पार्किंग में आसानी होने से पार्किंग की खोज में लगने वाले समय घटने से वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने इस ऐप को बनाने के लिए बेसिल और SDMC को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के राज्य के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक शाह ने छोटी से छोटी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव AK बल्ला, NSA अजीत डोवाल, CBI चीफ समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख मौजूद रहे।
प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, इस बैठक में और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये मीटिंग जो गृह मंत्री के साथ हुई है, डीजीपी, जिसमें काफी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मौजूद थे। उसमें सुरक्षा के मामलों को लेकर डिस्कशन हुई, खासकर इंटरनल सिक्योरिटी को। लेकिन इसमें प्रोमिनेंट जो इस मीटिंग में रहा, जो पिछले दिनों से घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में खासकर टारगेटेड किलिंग को लेकर मजदूरों को टारगेट किया गया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, उनकी सिक्योरिटी को लेके इसमें चर्चा की गई कि किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और उसके अलावा किस तरीके से उन अनासरों के साथ डील किया जाए जो यहाँ पे अमन अमान नहीं चाहते, जो यहाँ पे हालत खराब करना चाहते हैं। एक बार फिर से वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं जो 90 के दशक में थी, जब 4 से 5 लाख के करीब कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। इसमें इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुई। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखिए कि 11 लोगों को मार गिराया है, जिसमें ज्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं और उसके अलावा जो गैर कश्मीरी हैं उनको भी टारगेट किया गया है, जिसके कारण भय का एक माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब होम मिनिस्टर अपना पहला जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद, क्योंकि 22 तारीख को होम मिनिस्टर यहाँ आएंगे और 24 को एक रैली एड्रेस करने जा रहे हैं, जिसमें काफी लोग तादाद में लोग मौजूद होंगे। तो एक पैगाम देने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादियों की तरफ से कि सब ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो होम मिनिस्टर ने इसका पूरा जायजा लिया और उनको जितने भी डायरेक्टर जनरल यहाँ पे मौजूद थे, दिलबाग सिंह, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि इंश्योर करिए कि ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो लोगों को देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ताकि कोई भी पलायन ना हो, लोगों को एक विश्वास पैदा हो और वो वहां पे ही रुके। क्योंकि इस बार देखा जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं, जैसे कि मस्जिदों में, जैसे कि 90 के टाइम पे ऐलान हुआ करता था निजाम मुस्तफा, यहाँ क्या चाहिए निजाम मुस्तफा, लेकिन इस बार एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि कुछ मस्जिदों में ऐलान हुआ है जहाँ पे बोला गया है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का ध्यान रखना और किसी को मारना कोई जिहाद नहीं है, मजदूरों को ना मारिए। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे ये पता चलता है कि कश्मीर के लोग भी आतंकवाद से तंग आ चुके हैं और वो भी अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसी पॉजिटिव डेवलपमेंट को लेके होम मिनिस्टर ने चर्चा भी की कि हमें कैसे इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कैसे तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी, जिससे एक तो लोगों के अंदर एक विश्वास है और दूसरा जो ये टेरर रिलेटेड एलिमेंट्स है, टीआरएफ जिस तरीके से वो पार्ट टाइम टेररिस्ट का इस्तेमाल करके लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ डील करना है और ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना है ताकि वहां पे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और किसी किस्म की कोई हेल्प ना मिल पाए। तो ये ओवरऑल एक देखा जाए तो कश्मीर को लेके इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जम्मू कश्मीर में, जो जिस तरीके से एक ऑपरेशन यहाँ पे पुंछ के इलाके में भी चल रहा है, जिसमें 9 के करीब सोल्जर मारे जा चुके हैं, शहीद हुए, जिसमें 2 जेसीओ भी हैं। बहुत अहम जानकारी आपने तक पहुंचाई प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज एक बार फिर से लखनऊ दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाली हैं और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाली है प्रियंका गांधी। तो दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी प्रियंका। एक बार फिर से लखनऊ दौरे पर है प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारियां जोरों शोरों से हैं और इसी सिलसिले में आज प्रियंका गांधी एक बार फिर से लखनऊ जाएंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करने वाली हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी कार्यकर्ताओं के साथ और साथ ही दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगी प्रियंका। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई है चुनावी तैयारियों में। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा मोर्चा संभाले हुए हैं और इसी सिलसिले में आज वो लखनऊ जाने वाली हैं और सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाली है कि क्या रणनीति विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए रहने वाली है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका गांधी करने वाली हैं। क्या कुछ वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहेंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। आरएसएस के खास शिविर में संघ प्रमुख शिरकत करेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे में भागवत राम मंदिर निर्माण स्थल का दौरा भी कर कार्यों का जायजा लेंगे और प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शिविर में भागवत समेत सरकार्यवाहक राष्ट्र प्रमुख सुनील कुलकर्णी, सह प्रमुख जगदीश प्रसाद भी शामिल हो रहे हैं। तो अयोध्या दौरे पर जा रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के अभ्यास वर्ग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। संघ से जुड़े पदाधिकारी से मुलाकात भी
मोहन भागवत करने वाले हैं। श्री रामलीला के दर्शन भी करेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस दौरान केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समाधान खोजने पर चर्चा हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तीसरी बार अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो किसानों के आंदोलन को लेकर के क्या चर्चा होगी? इससे पहले भी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद के बाद, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, जिसको लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन इस बीच उनकी तरफ से ये बयान आया था कि मैंने किसानों के मसले को लेकर के बातचीत की है। अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। किसानों के आंदोलन के समाधान पर चर्चा संभव है इस मीटिंग में, और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद तीसरी बार वो दिल्ली जा रहे हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से एक बार फिर से उनकी मुलाकात होने वाली है। मुलाकात के बाद किन मुद्दों पर चर्चा होती है ये देखना होगा, क्योंकि अगले साल पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस मीटिंग को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन अमित शाह से आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात को लेकर के हर एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल किसानों के जो आंदोलन तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रहा है, उसको लेकर के क्या समाधान निकालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करें या फिर बात कुछ और है, सब कुछ आपको बताएंगे। और बाबुल सुप्रियो आज संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। उन्होंने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए समय देने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद दिया। बाबुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर उनमें क्षमता होगी तो वो एक बार फिर से जीतेंगे। तो आज सांसद पद से इस्तीफा देंगे बाबुल सुप्रियो, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा, खुद इस बात की जानकारी दी और कहा कि अगर मुझ में क्षमता होगी तो मैं एक बार फिर से जीतूंगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी छोड़कर टीएमसी में, आपको याद होगा वो शामिल हुए थे, बीजेपी छोड़कर के टीएमसी में आए थे और आज सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे बाबुल सुप्रियो। और उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर उनमें क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी हुई तो एक बार वो फिर से जीतेंगे। और उत्तराखंड में बाढ़ में फंसी कार रेस्क्यू टीम ने कार को पानी से निकालकर कार सवार यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो लगातार बारिश से कहर जारी है। पहाड़ों में भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कई ऐसे हाईवे हैं जहां पर भूस्खलन की समस्या बनी हुई है। ऐसे में उत्तराखंड में बाढ़ में फंसी जितनी भी कारें थी उन्हें रेस्क्यू टीम ने कार को पानी से फौरन निकाला और कार सवार अंदर मौजूद था उसका भी रेस्क्यू करके उसे भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो देखिए कई ऐसे ज़िले उत्तराखंड के जहां पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ऐसे में कार पानी के बहाव में फंस गई थी जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही कार सवार यात्रियों को भी सुरक्षित रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू टीम लगातार मुस्तैद है और ये देखिए तस्वीर आप, किस ढलान में ये कार फंसी हुई थी और बस थोड़ी सी चूक और थोड़ी सी देरी के बाद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी बीच में फंस गई थी। हालांकि रेस्क्यू टीम ने देखिए गाड़ी को कैसे उठा करके यहाँ पर रेस्क्यू किया है और आपको ये भी बता दें कि ये सुरक्षित गाड़ी को बाहर निकाल दिया गया और इस गाड़ी के अंदर जो शख्स मौजूद थे, जो यात्री मौजूद थे, उन्हें भी सुरक्षित निकाल दिया गया। तो बाढ़ के बीच ये कार का रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखा रही है। उस वक्त का रेस्क्यू ऑपरेशन है जब ये कार अचानक से पानी के तेज बहाव में फंस गई थी। इसके अंदर यात्री मौजूद थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम वहां पर तुरंत पहुंची और मुस्तैदी के साथ कार का भी रेस्क्यू किया और साथ ही कार में सवार यात्रियों का भी।